हैं कि अंग्रेजी नहीं आएगी अगर तो ऊपर नहीं पहुंचोगे। तो अंग्रेजी बोलने वालों ने क्या किया और उनकी औलादें क्या कर रही हैं ये भी आपको पता है। और हिंदी बोलने वाला क्या कर रहा है, वो वहां जाकर के अंग्रेजी नहीं बोलता है। वो जो एक पागल हो गया है प्रॉपर्टी डीलर, पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी को अपने नाम करके बड़े बड़े बंगले बना रहा है, बड़े बड़े भवन बनाता है। पहली बार आमना सामना हुआ है, इतनी जल्दी क्या है दुखी होने की। आपके मन से कहने जा रहा हूं, सिर्फ आपको खड़े रहना है, सिर्फ खड़े रहना और कुछ नहीं करना। ये जो लोग 50% टैरिफ लगा दो, इसको ये नहीं करूंगा, ये पागल कुत्ता 2 महीने में इसका नशा भी हो जाएगा। इसका जिससे पाला पड़ा है उसको पता नहीं है, उसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। वो इसको यही समझ रहा है कि ये चचा के बारिश से बारिश की हालत देख लिए क्या करते हैं, उसकी समझ ही नहीं आ रहा करा क्यों। और वो अपने मुद्दों पर, अपनी पहचान पर कभी नहीं शर्माया। इस कारण से उसको पता है कब क्या करना है, कैसे करना है। अभी 700, 800, 900, 1400, 1500 साल की गुलामी आप 10 साल में खत्म करना चाहते हैं। यहां से सनातनी बीमार है। ये ठीक होना चाहिए। कपड़े पहनने का कोई नहीं है, चाणक्य के पास कोई कपड़ा नहीं था लेकिन पूरे देश को हिला दिया उसने। देखते रहिए, मेरा दावा है यही भाषण होगा, यही नौटंकी होगी। अभी कुछ दिन की ब्लैकमेलिंग की दुकान चलाई है, चलाने दीजिए। आप क्या समझ रहे थे कि सिर्फ अमेरिका ही जा रहा है? आप यही समझ रहे थे? वो वहां भी जा रहा है जहां होने वाला है। इसके प्रमाण मत मांगिए। जो लोग अपनी पैदाइश का प्रमाण नहीं दे रहे, वो मोदी से प्रमाण मांग रहे हैं कि कहां पे चलाए। रोज प्रमाण मांगते, अब कैसे प्रमाण दें? तो आप तो मत पूछो ना सवाल। 10 साल के लिए कम से कम रोज रोज ये सवाल मत करो, ये क्यों किया, वो क्यों। भाई आप अपनी रोटी पानी का इंतजाम करें, मस्त रहे, खाएं पिए, खुश रहें। बड़ी बड़ी बातें करना और उन बातों को समझना सबके बस की बात नहीं होती। जरूरी आप अपने छोटे से चश्मे से देखते हैं, आपको बड़ी समझ में नहीं आता कि ये इधर क्यों गया, उधर क्यों चला गया, ये इसने यहां क्यों कहा और वहां क्यों ऐसा कहा। तो अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा तो चुप रहो, क्यों बोल रहा है हर बात के ऊपर। इसलिए एक और बात कह दूं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं 2 अक्टूबर को यहां नहीं होऊंगा। पिताजी के 2 ही चीजें मुझे याद रहती हैं। एक, उनकी कमर में घड़ी लटकी है, और दूसरी बताएं, जोर से बोले, और हाथ में क्या था उनके? हैं? अरे भाई साहब, डंडे के अलावा दूसरे हाथ, 2 हाथ है ना, दोनों में डंडा था उनका। दूसरे में क्या थी? हैं? दूसरे में गीता। बताइए नहीं। अब कमाल देखिए, ये अद्भुत है। गांधी उस गीता को हाथ में लेकर अहिंसा की बात करते थे, जिस गीता को सुन करके अर्जुन ने भीषण युद्ध किया। अब इसमें संकट यह है, या तो गांधी गीता को नहीं समझ सकते, या लोग गांधी को नहीं समझ सकते। अब आप मुझे बताओ, एक आदमी गीता साथ में लिए है और डंडा भी लिया, कह रहा है नॉन वायलेंस की बात करूंगा, तो डंडा क्यों लेके घूम रहा भाई? नॉन वायलेंस के तो, वायलेंस के तो तुम पहले आदमी डंडा लेके घूम रहे हो। इसका मतलब है किसी को मारोगे ना,
ऐसा थोड़ी ना कि कमर झुक गई थी, डंडे से चल रहे थे। कमर तो अल्लाह के फजल से अच्छी थी आपकी। और खुद सरोजिनी नायडू ने अपनी किताब में लिखा है कि हमें इन राष्ट्रपिता की गरीबी बड़ी महंगी पड़ती थी, क्योंकि पहले इनका एसी में टिकट कराओ और फिर 2 बकरियों का भी कराओ। उन्होंने अपनी किताब में लिखा, मैं नहीं कहा। और सरोजिनी नायडू इत्तेफाक से आरएसएस की नहीं है बेचारे, उनसे कोई संबंध नहीं है, न जनसंघ से है न बीजेपी से है। और गांधी जी के साथ में गरीब आदमी की चिंता कहां होती थी उनको? सारे गांधी के दौरे देखिए, खरबपति बिरला हाउस में ठहरते थे। जहां गए आहा पैलेस, एक खरबपति जहां ठहरते थे पैलेस से नीचे नहीं ठहरते थे, लेकिन गरीब फिर जाए। ऐसा पाखंड तो हमने दुनिया में नहीं देखा। और हमने मान लिया तो कुछ लोग उनको रखना चाहते हैं, यही है। लेकिन मेरा सवाल यहां था कि भारत का राष्ट्रपिता नहीं कोई हो सकता है। मैं किसी के शान में अपमान, किसी को छोटा दिखाने के लिए कभी बात नहीं करता। मेरी अपना कहना है कि अगर अब से बड़ा उम्र में कोई हो और आपको बात लगती हो कि तथ्यों पे गलत है, भरी सभा में पूरे तर्कों के साथ, तथ्यों के साथ, फैक्ट के साथ, फिगर के साथ भाषा की मर्यादा का ध्यान रखते हुए एक्सपोज करना चाहिए। ये नहीं है ये बड़े हैं तो इनको पाप करने की इजाजत है। इसलिए गांधी जी से पूछना चाहिए कि गांधी जी जब 14 अगस्त को इतना बड़ा नरसंहार हो रहा था तो आप कहां थे? और इस नरसंहार को आपने कभी रोकने की कोशिश की थी? दिल्ली की सड़कों पर जाइए, सब आर्काइव में रखा हुआ है। दिल्ली की सड़कों पर जब वो चचा भाषण दे रहे थे तो शामियाने लगा लगा करके लाशों को छुपाया गया, क्योंकि सड़कों पे लाशें लगी। इस देश की तथाकथित 15 अगस्त इतना बड़ा विश्व का नरसंहार, मजहबी नरसंहार हुआ हो, उसको इस देश ने भुला दिया। ये मत बताओ अपने बच्चों को। और वो भाषण दे रहे थे, बाद में बताया गया कि गांधी जी राष्ट्रपिता हैं। मेरा ऑब्जेक्शन इतना है, राष्ट्र 1947 में नहीं बना था। 1947 में एक देश के 2 टुकड़े हुए थे और देश टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। 27 बने हैं रशा को टूट करके, 27 या 34, लेकिन राष्ट्र कभी नहीं टूटता है। और राष्ट्र 47 में नहीं था, 47 से पहले भी देश था, भूमि का टुकड़ा था, बड़ा था, छोटा हो गया, अब और छोटा हो रहा है। ये चलता रहेगा। गांधी जी इस देश के पिता हो सकते हैं, राष्ट्र का पिता तो सिर्फ वेद व्यास हो सकता है, कोई और नहीं हो सकता। तथ्यों पे बात कीजिए ना, आप इसको इमोशनल बात कीजिए। हम लोग हर बात में इमोशन लगा देते हैं तो हमको लगता है ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, ये ना हो। ये सब नहीं करना चाहिए, पूरी ताकत से अपनी बात को कहना चाहिए। और जब आप ये कहते हैं कि भाई इस भारत में सब बराबर है, तो सच्चाई जानिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जो चुनाव जीत गया वो ज्ञानी है। बड़े बड़े महामूर्ख जीत जाते हैं चुनाव, ज्ञानी लोग नहीं जीत पाते। तो ज्ञानियों के पास ज्ञान बहुत होता है और चुनाव जीतने के लिए मुंह बंद रखना पड़ता है। कोई आप बहुत बड़े कुत्ते हैं, हाँ आप, मैं नहीं, बहुत बड़ा नहीं, बहुत अच्छा कुत्ता है, वो 4 गाली देख सर फूल बरसा रहे, ये कहने पे चुनाव जीता जाता है। इस पे नहीं जीना जाता कि नहीं नहीं मैं ज्ञानी हूं, ज्ञान दोगे नहीं चुनाव जीत सकते। चुनाव जीतने के बाद क्या करते हो ये महत्वपूर्ण है। इसलिए भारत के संविधान की जब रचना हो रही थी और संविधान बन रहा था तो करीब करीब पूरा संविधान बन चुका, कंप्लीट हो चुका था। लेकिन आप ऐसे हीरोज को अपने स्वार्थों के, अपने पार्टी के स्वार्थों से देखते हो। मैंने कहा किसी भी दुनिया के इतिहासकार का, किसी भी दुनिया के बड़े आदमी का जब भी एनालिसिस करें तो उसके कार्य को देखें, उसका सरनेम देखेंगे, फिर तय करेंगे अच्छा नहीं, इसके बारे में ये नहीं कहना चाहिए ये बड़ा हो जाएगा। हमारी क्या औकात है कि हम किसी को बड़ा करेंगे।
इसलिए लोग चले जाते हैं और इसलिए छोड़ जाते हैं कि हम जैसे पागल आ जाते होंगे और फिर बताते होंगे। भारत का संविधान बन चुका था, कंप्लीट हो चुका था, और कंप्लीट होने के बाद जो पहला पृष्ठ है संविधान का, आज भी खरीद लीजिए, उस संविधान के पहले पृष्ठ पर लिखा है इंडिया दैट इज भारत। अब कोई होता तो रोना गाना शुरू करता, ऐसा नहीं हो सकता। नहीं काम करने वाले बड़े मक्कार लोग हैं यहां भी, माफ कीजिए, क्योंकि करना नहीं है तो इधर उधर की दुकान कर दो, क्योंकि ये कर देंगे तो समस्या हल हो जाएगी, समस्या हल हो जाएगी तो हम रिलेवेंट हो जाएंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उसमें कई कमेटियां थी, वो मेरे लिए रिलेवेंट नहीं है। मेरे अपनी बात रखने के लिए 2 ही कमेटी रिलेवेंट है, मैं इसलिए उसका नाम दे रहा हूं। कैसे कैसे लोग थे यार, और हमने चाणक्य को नहीं देखा, लेकिन कुछ करने वाले लोग दिखते हैं, लेकिन उनकी चर्चा ही नहीं करते हम। चापलूसों की, दलालों को महिमा मंडित करते हैं, ये महान ज्ञानी हैं, ये बहुत बड़े हिंदूवादी हैं, ये बहुत बड़े फलानेवादी हैं। क्या कर रहे हैं यार? 2 आदमी, एक संविधान सभा के अध्यक्ष और एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन, इन 2 लोगों के बीच में एक बातचीत हुई। ये आज की जनरेशन को बता रहा हूं क्योंकि वो ढूंढने जाकर मेरी कही हुई एक बात जाकर के ढूंढिएगा, वेरीफाई कीजिएगा, और अगर वेरीफाई सोर्स नहीं मिल रहा है तो मेरे फेसबुक पेज पे मुझे भेजिएगा, और अगर मैं आपको जवाब नहीं दे पाऊं तो मुझे बताइएगा। मैं जिस देश के कोने में होगा वो आखिरी सभा में अपने जीवन की करूंगा, किसी और के लिए नहीं है। कोई एजेंडा हमारा हिडन एजेंडा नहीं है। इसलिए बिना तथ्यों के कुछ भी कहना बंद कर दीजिए। नहीं पता तो कह दीजिए कि नहीं, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है, भाई इधर उधर ये वो फलाना ढिमाका, ये नहीं करता। संविधान सभा के मात्र 2 लोगों का करिश्मा देखिए, बाकी लोगों को मुझे नहीं जानना है, उनका लिस्ट है, मुझे क्या करना है। मुझे उस हालात में से 2 लोगों के काम को जानता हूं। जब उन्होंने कहा कि इसमें तो लिखा हुआ इंडिया दैट इज भारत, तो अम्बेडकर ने कहा, आप जब ये बात अपनी कर सको तो आप पूछ लीजिएगा तो मैंने ये कहां से मुझे इंफॉर्मेशन, मुझे ये बताने का, आपके पूछने का अधिकार है, मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मेरी बात सुनिए। तो अम्बेडकर कहते हैं कि इसमें भारत है, इसमें सॉरी इंडिया है, भारत तो है ही नहीं, क्योंकि उस समय संविधान कोई बहुत लंबा चौड़ा किया गया हो, उसमें ऐसा नहीं था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 की फोटो कॉपी में कट पेस्ट चल रहा था, कुछ जोड़ने के लिए। तो कैसे कुछ लोगों ने उस परिस्थिति में भी इतना बड़ा काम कर दिया, और ये हमको पता नहीं है, क्योंकि हमको ये जानना नहीं है, क्योंकि हमें सिविलाइजेशन से कोई मतलब नहीं। हमें आज ये नौकरी मिली, फिर आज वो नौकरी मिली, आज 4 कमरे का मकान है, आज 8 कमरे का मकान है। आज ये भौतिक चीजें हैं। ये मकान, ये कार आपके कहीं पहुंचने का माध्यम हो सकती है। ये कपड़े आप अच्छे लगे, इतने ही माध्यम है। जब कार को जीवन का लक्ष्य बना लोगे और कपड़ों को अंतिम लक्ष्य बना लोगे तो अंदर का शरीर मर चुका होता है। माध्यम को लक्ष्य मत बनाइए। कार में जाना है, टैक्सी में जाना है, यहां आना है। अगर हवाई जहाज नहीं होता तो रेल से आते नहीं आते, लेकिन कह नहीं हम तो हवाई जहाज नहीं पैदा हुए, इससे नीचे तो हम चलेंगे नहीं, तो बात नहीं करती। तो उन दोनों लोगों ने बहुत खूबसूरती से ये करा कि क्या हम इस संविधान में जो 22 चैप्टर हैं, उन 22 चैप्टरों का अध्ययन करके और हर चैप्टर के अंदर से सनातन हिंदू सभ्यता के दौर में 1000 साल पहले किस राजा ने क्या किया, कौन सा राजा आया था, उसके क्या चिन्ह हो सकते हैं, उन चिन्हों के माध्यम से हम आने वाली नस्लों को ये जो संविधान है, इसमें ये धारा है, इसमें ये पॉइंट है, इसमें वो पॉइंट है। इसके साथ साथ भारत 1947 में नहीं, हजारों साल पुरानी सभ्यता के उन चिन्हों को सम्मिलित कर सकते हैं। दोनों में एग्रीमेंट हुआ और दोनों ने किसी को नहीं बताया। और बंगाल के शांति निकेतन में एक बहुत बड़े आर्टिस्ट थे जिनका नाम था नंदलाल बोस, उनको बुलाया कि आपको दिल्ली पहुंचना है। वो आए और अपने साथ में सबसे कम उम्र का जो उनका एक विद्यार्थी था, वो जबलपुर का रहने वाला था और उसका नाम था राम मनोहर सिन्हा। 21 साल के बच्चे को
नंदलाल बोस बैठे, उसमें राष्ट्रपति भी मौजूद थे, अंबेडकर भी मौजूद थे। संविधान लिया, कहा कि समय की थोड़ा समस्या है, समय कम है और इसको सिर्फ आप ही 2-3 लोगों को बैठना है, इसका प्रचार नहीं करना। दोनों लोगों ने इतने अल्प समय में बैठ करके हमारी उस सभ्यता से हमें जोड़ दिया। इस हॉल में मुझे नहीं लगता कि कभी आपकी दृष्टि उधर गई होगी। दोनों ने संविधान के पहले पेज पर जो चित्र लगा है वो किसी आदमी का नहीं है। बनारस में एक ज्ञानव्यापी नाम की जगह है जिसे ये देश अपनी मूर्खता के चलते, दलाल इतिहासकारों के चलते, उस जगह का नाम है ज्ञानव्यापी मंदिर। लेकिन हमारे दलाल लोगों ने जब इतिहास लिखा तो उन्होंने उसे ज्ञानव्यापी मस्जिद बना दिया। जबकि मेरा मानना है कि ज्ञान का मस्जिद से कभी कोई संबंध नहीं रहा।